उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार की शाम के साथ ही एक बार फिर हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। आधे घंटे के सफर में आपको हम लिए चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव जहां की शक्ति है। ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं। ऐसा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं छठी राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप सिक्किम में 13 से 18 जून के दौरान आयोजित की गई। मेघालय सरकार के प्रतिनिधिमंडल और खाद्य उत्पादन उद्यमियों और कुशल शिल्पकारों के एक समूह ने जून महीने में फ्रांस के ग्रेनोबल में आयोजित सम्मेलनों और चर्चाओं में भाग लिया। नागालैंड में किंग फू लेई के जंगल में एक विशाल चट्टान है, जिसके मध्य में एक गुफा है। क्या है ये और इसका आकर्षण क्या है, आज हम इसके बारे में अपने संवाददाता की रिपोर्ट आपको सुनाएंगे। और अगरतला से हमारे संवाददाता ने रेलवे की लोको पायलट से बातचीत की है। जानकारी से भरपूर इस बातचीत को भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक में। सबसे पहले हम रुख करेंगे सिक्किम का। छठी युवा पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप सिक्किम में 13 से 18 जून के दौरान गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी से सिक्किम में मुक्केबाजी और खेलों में रुचि बढ़ने की उम्मीद है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चैंपियनशिप के प्रबंधन की सराहना की है और कहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का एक बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। गैंगटॉक में छठी युवा पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के समापन समारोह में सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग के साथ साथ उनके कैबिनेट सहयोगी सोनम लामा, LN शर्मा और MN शेरपा तथा ओलंपियन मुक्केबाज अर्जुन पुरस्कार विजेता और सिक्किम एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जसलाल प्रधान भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री तमांग ने सिक्किम के भविष्य के प्रति आशा व्यक्त की और खेलों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप की मेजबानी करने और इसमें भाग लेने वाले राज्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर गर्व का अनुभव व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों को ऊपर उठाने और राष्ट्रीय स्तर पर इनके योगदान को मान्यता देने के लिए राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अत्याधुनिक जसलाल प्रधान बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना के साथ ओलंपियन मुक्केबाज जसलाल प्रधान के योगदान का सम्मान करने की घोषणा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अकादमी महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों की यथासंभव सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ने सिक्किम एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और संबंधित विभागों से परियोजना स्थल की पहचान करने और उसे अंतिम रूप देने का आग्रह किया। The Chief Minister urged the Sikkim Amateur Boxing Association and concerned departments to identify and finalize the project location. With Saika Sarkar, this is Tashang Mobutia for Akashvani News, Sikkim. आइए अब चलें मेघालय। मेघालय के कृषि मंत्री अम्पारिन लिंगदोह और सरकार के अधिकारियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल और खाद्य उत्पादन उद्यमियों, कृषि पारिस्थितिकी विशेषज्ञों और कुशल शिल्पकारों के एक समूह ने 8 से 11 जून तक फ्रांस के ग्रेनोबल में आयोजित सिटीज इन ट्रांजिशन की बैठक और अन्य आयोजनों में हिस्सा लिया। सिटीज इन ट्रांजिशन नेटवर्क का हिस्सा ये आयोजन था, जो दुनिया भर के 50 से अधिक शहरों के समूह से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आर्थिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक और लोकतांत्रिक बदलावों में चुनौतियों का समाधान करने का एक मंच है।
ग्रेनोबल सिटी काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यशालाओं, सम्मेलनों, बैठकों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से गतिशीलता, सार्वजनिक स्थानों के प्रबंधन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी बदलाव जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। My recent trip to France was a trip where we actually engaged actively with partners in the farming sector. The government of France, through the External Affairs Ministry, has allowed for the participation of the state of Meghalaya in the Grenoble March, where our farmers were taken along with us. We had 2 weavers, 2 winemakers, 2 members representing the farmers group. We also had a person representing us from climate change aspect of farming practices from NESFAS. And these members who went along with me to France were truly exposed to some very good practices. यहाँ हम ये भी बताते चलें कि ग्रेनोबल फ्रांस का एक प्रमुख नगर है। फ्रांस के दक्षिण पूर्व में रॉन आर्क्स क्षेत्र में स्थित ये बहुत छोटे नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एक मध्यम आकार का सुंदर सा शहर है। ये 3 पर्वतों के बीच घाटी में बसा हुआ है और यहाँ की भूमि काफी समतल है। यहाँ कई जाने मानी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, कंपनियां हैं और कई विश्वविद्यालय भी हैं। शहर की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा फ्रेंच है और बाकी अन्य अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राएं यहाँ हैं। ग्रेनोबल का कहें तो प्रमुख संदेश यही था कि नागरिक समाज और स्थानीय सरकार के बीच गठजोड़ को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसकी बैठक द्विवार्षिक रूप से होती है, यानी वर्ष में 2 बार होती है। राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने कई सम्मेलन और चर्चाओं में भाग लिया, जिसमें महिलाओं के अधिकार, टिकाऊ पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और नागरिक जुड़ाव से संबंधित कई विषय थे। इसके अलावा शिलांग ने पारिस्थितिकी कृषि प्रथाओं के एक पैनल चर्चा में प्रतिनिधित्व भी किया। इस बैठक में मेघालय की गतिविधियों के बारे में बातचीत लोगों के सामने रखी गई। The Grenoble meet was a meet where we were able to also communicate efficiently with first world countries which are doing very well in engaging in farming practices that were going to be taking into consideration climate change. So it was also linked to climate change. And this meeting in Grenoble has given our farmers a true exposure. They were able to understand marketing. They were able to understand how do you design products, how do you also design the packaging of products, how do we sell these products, where do we get our buyers, who are these buyers, what are the kinds of expectation that foreign buyers have from our market. For example, the number 1 point that was being asked constantly in Grenoble meet was, are your products organic? That's the first thing that was asked. So therefore, this immediate interaction of our farmers with them gave them a clear indicator that yes, in order to be able to achieve international standards, these are the things that you have. मेघालय पैनल ने वर्तमान में राज्य में सरकारी विभागों, साथ ही संबद्ध एजेंसियों और व्यक्तियों द्वारा अपनाई जा रही प्राकृतिक खेती और कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं में सीख, उसकी पहल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। मेघालय में खाद्य प्रणालियों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों की अंतर्दृष्टि भी साझा की गई। इसके अलावा कृषि विभाग और मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी के अधिकारियों ने जैविक मिशन और प्राकृतिक खेती प्रथाओं के अंतर्गत वर्तमान कार्यक्रमों को साझा किया। अधिकारियों, प्रतिभागियों और उद्यमियों ने दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को संवादों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराया। विशेष रूप से अन्य शहर और समुदाय कृषि के अधिक टिकाऊ और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील तरीकों में बदलावों के साथ कैसे जुड़ा जा रहा है, इस दिशा में और क्या कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा पोषण और खाद्य सुरक्षा के पहलुओं पर भी चर्चा की गई और अन्य देशों के साथी प्रतिनिधि मंडलों के नए नए दृष्टिकोण भी
सामने रखे गए। मेघालय के कृषि मंत्री ने सभी पहलों के संयुक्त समन्वय और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए समुदायों और विविध हितधारकों के साथ जुड़ने के मेघालय सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए आयोजकों और प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेनोबल के मेयर के साथ शिलांग और ग्रेनोबल शहर के बीच समन्वय, साझेदारी और ज्ञान के आदान प्रदान की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। सरकार की ओर से ये आशा व्यक्त की गई कि विभिन्न शहरों के साथ बातचीत जारी रखने के साथ ही मेघालय के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दोस्ती और सहयोग के नए संबंध स्थापित किए जाएं। ग्रेनोबल शहर को 2022 में यूरोप की हरित राजधानी घोषित किया गया था। विभिन्न शहरों के प्रतिनिधियों को चर्चा में शामिल होने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया। मार्च 2019 में इसका एक संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें शहरी कृषि, जिम्मेदार अर्थव्यवस्था, गतिशीलता, ऊर्जा, आवास और जीवन की गुणवत्ता जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। How do you collaborate with clusters? Because farming in the state of Meghalaya is done in individual lands, individual farmers. Now it's all small scale farming. How do we ensure that farmers understand the concept of having a cluster approach? Because if individual farmers come forward to package their goods and materials, it's going to be very difficult for them to meet the market expectations. They have to clear so many lines of expectations. For example, how efficiently have you done your work? How good are you with your marketing? Are you getting enough in your return? Are you having a good return in terms of profit? Is it a profitable, engaged marketing practice, farming practice? So now all of this we've brought back to the state, and these will be our ambassadors who will go forward and explain to their other farmer friends that this is something that we have to do. Are you also making sure that your quality control is there? Are you making sure that your shelf life of products and produces met? Have you undertaken the most profitable lines of packaging of your produce? Are you doing the right thing? So this is something which, if we do at a regular time period, will be good for farmers. After all, the state of Meghalaya is predominantly agrarian. And because we are an agricultural practicing state and people, we have to encourage our farmers that you can always have a good farming practice. There is a misconception in the public that we have to leave our farming practices because it's not profitable. But then again, can we afford that? Does the government have the wherewithal to ensure that all of these who leave their farming practices and get into new practices, will they sustain themselves? Will it yield good results? So all of this was something that we discussed. We also discussed a lot of other things related to packaging. We also discussed, other things like how does your urban city look like? Are you going to have more spaces for agriculturing practices to ensure that the pollution and other things also do not play a part and add to the spoil of products? So this was all something that was very well done, and we had a fantastic exposure. मेघालय सरकार और भारत में फ्रांस के महावाणिज्य दूत के कार्यालय के प्रयासों के माध्यम से ये कार्यक्रम शिलांग शहर और पूरे राज्य के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और ज्ञान साझा करने के लिए सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन मौका था। This is Priyam Chatterjee with Lam Prang Nong Spang from AIR News, Shillong. आइए अब चलें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के पर्यटन स्थल चुमी ग्यातसे के मार्ग में तैनात सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रैक के मरम्मत कार्य में सहयोग और देश की सुरक्षा में उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चुना और सोलंगी क्षेत्र में याक पालन करने वाले ब्रोकपा समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि बॉर्डर एरियाज में निवास करने वाले ब्रोकपा समुदाय को सतत और लाभकारी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार
याक पालन को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में इकोलॉजिकल बैलेंस और संस्कृति के विरासत के संरक्षण के लिए याक पालन की परंपरा को जीवंत रखना सरकार की प्राथमिकता है। वन और पर्यावरण मंत्री नातुंग ने ईस्ट कामेंग जिले के चयनित 29 किसानों को आत्मनिर्भर बागवानी योजना के अंतर्गत पावर टिलर्स वितरित किया। अपने ट्वीट में श्री नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार जय जवान जय किसान के मूल मंत्र का पालन करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए जरूरी कृषि उपकरण प्रदान कर रही है। आइए अब त्रिपुरा चलें। हमारे देश में विमानन क्षेत्र में महिलाएं अब तेजी से कदम ही नहीं बढ़ा रही बल्कि लड़ाकू विमान तक बखूबी उड़ा रही हैं। इसी तरह से रेल परिचालन में भी महिलाएं अब आगे आ रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देवलीना रॉय से, जो त्रिपुरा की उन बहुत कम महिलाओं में से हैं जिन्हें सहायक लोको पायलट के रूप में चुना गया है। तो आइए अब हम भेंटवार्ता सुनते हैं। सहायक लोको पायलट देवलीना रॉय से बातचीत कर रहे हैं हमारे अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे। आज हमारे साथ है देवलीना रॉय। देवलीना रॉय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक लोको ट्रेनिंग सेंटर से, जो जमशेदपुर में है, वहां से असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट की। देवलीना रॉय अगरतला से बिलोंग करती है और इन्होंने 4 महीने की ट्रेनिंग जमशेदपुर में की है ELTC से। तो आइए हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं और हमें बताइए कि ये असिस्टेंट लोको पायलट जो है ये क्या है। असिस्टेंट लोको पायलट एक्चुअली है, जैसे हम लोग का ट्रेन चलता है तो पायलट मेन पायलट जो होता है तो उनको हम असिस्ट करते हैं। तो हमारा पोस्ट है सिर्फ असिस्ट करना और सतर्क रहना है, सिग्नल एक्सचेंज करना होता है, यही सब करना होता है। आपने ELTC जमशेदपुर में आपकी ट्रेनिंग की, तो इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया गया? इस ट्रेनिंग में हम लोग को कैसे रूट में सिग्नल फॉलो करना होता है वो सिखाया गया। ट्रेन जैसे चार्ज हम लेते हैं, क्रू जैसे चार्ज लेते हैं, तो चार्ज लेने से पहले क्या क्या काम करना होता है वो सिखाया गया। ट्रेन के अंदर जैसे हम ट्रेन को चार्ज करते हैं तो कैसे चार्ज करते हैं, ट्रेन में कुछ फॉल्ट आते हैं तो वो कैसे मतलब ट्रबल शूट करेंगे हम, वो चीज सिखाया गया हम लोग को। आपने ट्रेनिंग की है तो इससे आप अभी कौन से टाइप की ट्रेन आप चलेंगी? अभी फिलहाल तो इनिशियली हम लोग को गुड्स ट्रेन मिलेगा, तो उसके बाद जैसे प्रमोशन होते चले जाएगा तो वैसे ट्रेन मिलता जाएगा। ये ELTC और साथ ही में अगर देखा जाए तो लोकोमोटिव की ट्रेनिंग आपने ली है, तो इसके लिए आपने कुछ खास कोर्स किया है एजुकेशन में? नहीं, एजुकेशन में कोई कोर्स नहीं किया, हम बीटेक किए थे। तो उसके बाद ये वाला आया तो इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग कर रहे थे तो हम उसी से हो गया था, तो अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ा। आप अगरतला और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य से आती है और जैसे मेट्रो सिटीज में जितना फीमेल्स लड़कियों को इस फील्ड के बारे में जितने वो सतर्क है, तो आपको इस ट्रेनिंग के बारे में और इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे मतलब ये निश्चय किया कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है? एक्चुअली हमको थोड़ा डिफरेंट टाइप का जॉब हमको करना था। तो नॉर्मली जैसे 9 to 5 जॉब होता है, हम उसके अगेंस्ट है नहीं, लेकिन हमको थोड़ा डिफरेंट करना था। तो ये वाला जॉब जो हम चूज किए ये बहुत एडवेंचरस है। हमको ऐसे नहीं कि हमको हर दिन एक ही इंसान से मतलब मिलना होता है, तो हमको अलग अलग हम लोको पायलट मिलेंगे, तो अलग अलग लोग से हम लोग का जान पहचान बढ़ेगा। तो ये बहुत एडवेंचरस टाइप ऑफ जॉब है। आपने ट्रेनिंग में जो सिमुलेशन किया है उसके बारे में, सिमुलेशन में कैसे आपको क्या क्या सिखाया गया था? हाँ, तो सिमुलेशन में एक्चुअली हम लोग को फिलहाल हम लोग का जो पोस्ट है वो ALP का पोस्ट है, तो इसको हम लोको पायलट को असिस्ट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग को ट्रेन चलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो एबनॉर्मल केसेस हम लोग को भी चलाने का मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरत हो सकता है। तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे चलाना होता है ट्रेन, ये सब सिखाया गया है। इस फील्ड में एंटर करने से पहले आपको आपके फैमिली की तरफ से कैसे सपोर्ट मिला? मेरे फैमिली एक्चुअली मेरी कैरियर की लाइफ में कभी बाधा बन के नहीं आए थे। वो लोग बचपन से ही जो हम करना चाहते थे एटलीस्ट कैरियर की लाइफ में, तो वो लोग हमेशा ही सपोर्ट करते हुए आए हैं। तो आपको अच्छा सपोर्ट मिला था घर से? हाँ, घर से मुझे फुल 100% सपोर्ट मिला था। तो आपको कैसे लग रहा है इसके बारे में? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि मेरी ड्रीम जॉब है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी मम्मी पापा को भी हम प्राउड फील करवाए इस जॉब के थ्रू, तो वो भी बहुत मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस।
और आगे जाके आपको किस तरह का इंजन या किस तरह का ट्रेन चलाने में आपको दिलचस्पी है? अभी तो जैसे रेलवे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो पहले जैसे स्टीम इंजन था, तो उसके बाद डीजल आया, अभी जैसे इलेक्ट्रिक लोकोज आ रहे हैं, तो उसी में भी अभी मतलब मॉडिफाई होते जा रहा है। अभी जैसे लोकोज में एसी भी लग चुका है, तो ऐसे यही सब अभी तो मिलने वाले हैं हम लोगों को। पर ये एक चैलेंजिंग भी जॉब है, तो इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा डर या कुछ ऐसे है? देखिए, ऐसे डर के रहेंगे तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, और लाइफ में हर पड़ाव पे चैलेंजेस होते ही रहते हैं, तो अगर चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसकी दिलचस्पी आपको बचपन से थी? रेलवे में जॉब करना मेरा बचपन से सपना था, तो ये वाला चीज तब निकला था। एक्चुअली हमको ऐसा नहीं था कि हमको इसी में जाना था, हाँ, लेकिन थोड़ा हटके करना था, वो चीज था, तो हमको इस चीज में इंटरेस्ट आया, तो तब हम इसके बारे में भरे। यंग बच्चे जो पास आउट हो जाते हैं, आप उनको क्या सलाह देगी, मतलब क्या क्या मशवरा देंगी, कैसे गाइड करेंगी कि इस फील्ड में उन्होंने क्यों आना चाहिए और इस फील्ड में आने से उनको क्या फायदा होगा, और उनको इसकी जानकारी उनको कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? जानकारी तो अभी सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ही मिल सकते हैं, और इस फिल्म में आना चाहिए। इसीलिए बहुत कोई लड़कियों का सपना होता है ऐसे ये सब मतलब पायलट बनने का, तो अभी मतलब लड़के जैसे है, अभी लड़कियां भी पीछे नहीं है कोई भी सिचुएशन में, कोई भी चीज में। तो हम बोलेंगे कि लड़कियों को मतलब डर नहीं रखना चाहिए अपने मन में कि ये बहुत हेक्टिक जॉब है, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये वो अपने फैमिली को संभाल नहीं पाएंगे, ये सब नहीं रखना चाहिए अपने मन में। उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही एंथुसियास्टिक जॉब है ये, तो जैसे हम खुद ट्रेनिंग किए तो हमको पता है उतना हेक्टिक है नहीं, बस हम लोग को इतना ही है, हम लोग को अटेंटिव रहना होता है, बस उतना ही जॉब है हम लोग का। फिजिकल कोई वर्क नहीं है हम लोग का, बस अटेंटिव रहना होता है। इसमें आपको ऐसे लगता नहीं कि मतलब कोई भी फिजिकल एक्सर्शन नहीं है? नहीं, फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। इतना लंबा एक ट्रेन लेके जा रहे हैं, वो भी बहुत प्राउड मोमेंट है। इतने लोगों का तो हम लोग सेफली पहुंचाते हैं उन लोगों को, वो भी एक बहुत प्राउड फील होता है हम लोग को। और ऊपर से ऐसे ही नहीं मिलता है, ये फिजिकल फिटनेस भी रहना होता है और आईसाइट भी 6x6 रहना होता है, तब जाके मिलेगा। आप यंग बच्चों को कुछ इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम यंग बच्चों को इतना ही बोलना चाहते हैं कि अपना जो मन है, अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल करे। उसको फुलफिल करने के लिए जितना मेहनत करना होता है, जो कुछ भी करना होता है वो करे। मतलब वो पीछे ना रहे अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए कि फैमिली क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये सब नहीं करे। अपने ड्रीम के साथ वो कॉम्प्रोमाइज ना करे, वही हम बोलना चाहते हैं कि अपनी ड्रीम फुलफिल करे हर कोई। डेविलिना रॉय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे सहायक लोको पायलट डेविलिना रॉय से हमारे अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे की बातचीत। हम इसमें रुचि रखने वालों को यहाँ ये भी बताते चले कि सभी स्ट्रीम के उम्मीदवार अपनी 12वीं या समकक्ष परीक्षा पूरी करने के बाद लोको पायलट बन सकते हैं, और लोको पायलट के लिए योग्य होने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में डिप्लोमा भी उनके पास होना चाहिए। और अब चलें नागालैंड। नागालैंड में किंग फू लेई के जंगल में एक विशाल चट्टान दिखाई देती है। इसके मध्य में एक आकर्षक गुफा है। नोकलाग जिले के अंतर्गत सबसे नजदीक के गांव थसोईफू के मूल निवासी इस गुफा को पियो लिंग का कहते हैं। अब इसका अर्थ है, 3 शब्द हैं, पियो, लिंग और का। इसका संयोजन है पियो लिंग का। पियो का अर्थ है चमगादड़, लिंग का अर्थ है निवास और का कहते हैं गुफा को। ये नाम स्थानीय लोगों द्वारा इसे दिया गया है क्योंकि आप जब भी यहाँ आए तो इस गुफा में चमगादड़ों को देख सकते हैं। पियो लिंग का गुफा का शानदार नजारा दर्शाता है कि ये कितनी प्राचीन गुफा है। मनमोहक गुफा ऐसे दिखती है मानो इसे पूरी तरह से पॉलिश कर दिया गया हो और अच्छी तरह से साफ किया गया हो। गुफा का प्रवेश द्वार थोड़ा छोटा संकीर्ण है, लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं गुफा का मार्ग चौड़ा होता जाता है और इसके दोनों ओर चट्टानों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। आइए थसोईफू छात्र संघ के उपाध्यक्ष सांगटो टीखियामने युंगम से पियोलिंगा के बारे में और जानते हैं। Piolinga, it was first known as Mongthamga, for it was discovered by our great-grandfather named Mongtham. Once, while he was
out hunting in forest called Gingpu. He happened to saw a large number of birds flying in and out in the cliff, and out of curiosity he went there to inquire, and unknowingly he discovered the cave. And now in the present days it is called as Pyolinga, which means Bats Dwelling Cave. The villagers have been hunting bats in the cave till date, and we can see the bridge-like structure which was actually built by Mongtham in order to catch bats at the top of the entrance, which is 40 feet and above in height. It was during the time of headhunting the villagers kept the cave as a secret from the neighboring villagers and use it as a hideout from the enemy's invasion. But after the coming of Christianity, and once the practice of headhunting stopped, the cave is no more a secret hideout and it is open to the outside world. Though no exact measurement has been done, it is said to be about 300 feet in length, 30 feet wide and around 100 feet in height. गुफा तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को गांव से गहरे जंगल और फिर पहाड़ियों और फिर ढलानों को पार करना पड़ता है, और ये जंगल, पहाड़ी और ढलानों का कुल रास्ता जो है, सफर, वो लगभग 3 घंटे का है। लेकिन शानदार प्योलिंका में कदम रखते ही मानो सारी थकान और पसीना सब गायब हो जाता है। इन दिनों गुफा को ग्राम परिषद और छात्र संघ द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, लेकिन रोमांच पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार इसके अलावा और भी कई गुफाएं हैं जिनका अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। But is open for adventure-seeking tourists. Also, according to the villagers, there are many more caves which are yet to be disclosed to the outside world. With Chao Lam Nhu, this is Afanyo, Akashvani News, Kohima. और आइए अब चलने से पहले सुनते हैं नागालैंड का ये गीत। प्रत्येक रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह रविवार की शाम आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार
शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।